डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है हुकूमत को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर इतवार तक की डेडलाइन दे दी है। देखते हैं आने वाले दिनों में सियासत में ये जो अरेंजमेंट है ये इसके गिरने का कि गिर रहा है कि तो ये हम इस वक्त उस फेज़ में है जहाँ ये हर रोज़ जब हम बात करेंगे तो मज़ीद इसमें क्रैक्स हमको नज़र आएंगे। तलखियाँ, बयानात, इख्तलाफात जो असल इश्यूज़ हैं मुल्क के, उस तरफ ये अरेंजमेंट काम नहीं कर पा रहा। मतलब 1+2, अच्छा नहीं जी 2+4 को जोड़ देते हैं पॉलिटिकल पार्टियाँ, 3+1 को जोड़ के देख लेते हैं, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। एक जैसे फार्मूला यहाँ पे चल रहा है कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को मिला दिया, अननेचुरल, इससे बड़ा कोई गैर फितरी इत्तेहाद नहीं होगा। ये तो पहले भी था, ये तो 2018 में भी इसी किस्म का कोई इत्तेहाद बना हुआ था। तो और इससे अच्छी मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए खबर नहीं होगी कि उनको इस पूरे झंझाल से निकाल के जो है पीटीआई और पीपल्स पार्टी के मथे सारा सेटअप डाल दिया जाए, तो वो तो तलखियाँ और इलेक्शन, वो मतलब बहुत सारे फार्मूले घूम रहे हैं। मैं देखें सिक्योरिटी, मईशत, क्या सिक्योरिटी ठीक हो जाएगी? ऐसा कोई, क्या मईशत आपकी ठीक हो जाएगी? क्या आपके जो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ हैं वो, ये इस तरह के जो फार्मूले बहुत सारे गर्दिश कर रहे हैं और अच्छे जोमा बातें कर रहे हैं कि इस तरह के, लेकिन मैं समझने का कासिर हूँ कि जो बुनियादी मसाइल हैं ये लोगों के, अवाम के, वो इस तरह के फार्मूले बना के वो कैसे हल होंगे? ठीक है, अदालती इस्लाहत हैं, पुलिस की इस्लाहत का आपने करनी है, अगला इलेक्शन कैसे होना है, सोशल इंटरेस्ट फैल रहा है, ये आपके एफबीआर की इस्लाहतें हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो वो मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता कि इस तरह के फार्मूले जो गर्दिश कर रहे हैं, इतना मुझे पता है कि ये तलखियाँ और झड़पें और आपस में जो बयानात हैं उसके नतीजे में मुल्क का नुकसान हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है। और ये बड़ा अहम वक्त है जिसमें हम ये बदकिस्मती से, एक वक्त होता है ना, ये वक्त है ही नहीं कि इस किस्म की यहाँ पे जो कुछ पिछले कई सालों से हो रहा है, ये तो लॉस्ट ईयर्स है, लॉस्ट ईयर्स भी नहीं, शायद लॉस्ट डिकेड्स कहते हैं, जो पाकिस्तान में दिहाइयाँ हो गई हैं, दिहाई से भी ज़्यादा अर्सा हो गया जो आपके कोई इस्तेकाम नहीं आ रहा। तो उस तरफ हमें सोचना चाहिए। अच्छा 3-4 वाक़यात ऐसे हैं जो बराह रास्त, मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि कहीं पर भी दुनिया में कोई वाक़या एक होता है तो उसका दूसरे वाक़े पे असर पड़ता है। और इस वक्त जो एक बहुत अहम मसला है, वो ज़ाहिर है कि उस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। मैं तो बहुत अरसे से, साल से इसको डिस्कस करता रहा हूँ, तो मैं दोबारा इसके जो बातें पहले डिस्कस हो चुकी हैं उनको मैं 2014, 15, 16, 17, 18 में सीरिया जो डिस्कस किया है मैंने, मैं उसकी डिटेल में दोबारा नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि जो शाम में इस वक्त हो रहा है उसके 2-3 बातें उसमें जहन में रखें, जहन में रखनी बड़ी ज़रूरी है। एक तो यह है कि जो शाम है वो सल्तनत उस्मानिया जब टूटी है पहली जंग अजीम के बाद, तो जो फ्रेंच मैंडेट था उसके पास चला गया शाम। और एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये पुरानी जो तहजीबें हैं, या जो मैं इस वक्त वो अहादीस यहाँ पे आज मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा जिनमें शाम के हवाले से काफ़ी तफसीलन बात है, और या जो हालिया दिनों में कुछ वाक़यात ऐसे पेश आए हैं, मैं इस वक्त उनका जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको इसकी ये बता दूँ कि जो शाम है उसका जो बाइबल में ज़िक्र जो नाम है वो आराम के नाम से, ARAM, उसको आराम ही कह सकते हैं। बुक ऑफ जेनेसिस में काफ़ी जगहों पे आया है। तो ये वो इलाका है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जहाँ पे विलादत हुई, मौजूदा दमिश्क के आसपास ही कोई इलाके हैं, और यहाँ पे जो है वो 6000 साल पुरानी जो है हमें वहाँ पे तहजीब भी मिलती है और उसके निशानात भी मिलते हैं। शाम जो है वो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है, और हलब भी और दमिश्क भी, ये जो है ये दुनिया के कदीम तरीन आबाद शहर जो आज मौजूद हैं उनमें से ये 2 शहर हैं।
और अलीपो जो है ये तो इस लिहाज से इसकी एक बड़ी अहमियत यूँ रही कि ये जो पुरानी शाहराह रेशम थी उसका ये एक कोना था। यानी पुरानी शाहराह रेशम को अगर हम देखें, जो हमारी शायद फर्स्ट गालिबन स्लाइड है, तो वो जब चलती थी चाइना से, तो वो जहाँ आके रुकती थी जिस जगह पे, तो वो जो है उसका एक कोना जो है वो ये इलाके थे, ठीक है, जहाँ पे इसको जंग हो रही है। और फिर जाते 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 यानी पुरानी शाहराह रेशम, ओल्ड सिल्क रोड जिसे, या ओरिजिनल सिल्क रोड जो भी, या एंशिएंट सिल्क रोड जो भी उसको कहा जाए। लेकिन फिर ये हुआ कि जब नहर सुएज बन गई ना, तो इसकी अहमियत कम हो गई, इस शहर की अहमियत कम हो गई। वरना तो एक ही रास्ता था कि इसी के थ्रू, शाहराह रेशम के थ्रू तिजारत होती थी। तो जब ये इसका इफ्तिताह हुआ 1869 में, ये सुएज कैनाल, तो उस वक्त जो है फिर ये इन शहरों की अहमियत कम हो गई। एक बात तो ये। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो सीरिया है वो 1945 में आज़ाद हो गया। पहले फ्रेंच मैंडेट था, फिर फ्रांस यहाँ से निकल गया। 46 में फ़ौज चली गई सीरिया से फ्रांस की। और उसके बाद जो है वो ये अगर हम इस मैप को देखें तो ये साइ पीकॉट में ये हमको सीरिया जो है ये एक वो इलाके नज़र आ रहे हैं जो कि फ़्रेंच कंट्रोल में है, ठीक है ना। ब्लू इलाके फ़्रेंच के पास है। अच्छा, और इसमें एक बात और कि सीरिया जो है वो वहाँ पर 1947 में एक पार्टी बन गई। अच्छा, एक पार्टी बनी 1947 में, उसको हम यूँ कह सकते हैं कि वो सीरिया में भी बन गई और इराक में भी बन गई, और दोनों जगहों पे उनकी हुकूमतें रहीं और तवील अरसे तक रहीं। और उन दोनों पार्टियों का नाम था बाथ पार्टी। बाथ पार्टी जो है वो, ये सीरिया आज भी, शाम आज भी वन पार्टी रूल है, इसमें कोई दूसरी पार्टी नहीं है, सियासी जमात एक ही है, और वो है बाथ पार्टी। तो बाथ पार्टी ने दो मुल्कों में हुक्मरानी की। एक मुल्क शाम 1947 से ऑनवर्ड, बगावतें होती रहीं, बीच में सब कुछ होता रहा, लेकिन वो जो जो बगावतें होती थी वो भी बाथ पार्टी होती थी, जो तो मतलब सारा बाथ पार्टी चलती रही। और दूसरा सद्दाम हुसैन, इराक, इराक और शाम। अच्छा, तो एक तो ये बात कि बाथ पार्टी और सिंगल पार्टी, शाम में कोई दूसरी पार्टी नहीं है, सीरिया में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, उसका नाम बाथ पार्टी है। फिर उसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, तो जब हम, अच्छा, जो बाथ पार्टी है उस बाथ पार्टी को लीड कर रहे हैं बशारुल असद, जिनके वालिद जो हैं वो खुद 1970 में फ़ौज में ही थे, लेकिन बगावत हो गई थी वहाँ पे, तो आपस में बाथ पार्टी के अंदर ही लड़ाई हुई थी। तो बाथ पार्टी की मिलिट्री कमेटी और ये, तो एक ने दूसरे को हटा के, और फिर ये इनके वालिद 1970-71 में आ गए थे। फिर 2000 तक वो रहे। हाफिजुल असद वो भी बाथ पार्टी के थे, और वो एलावाइट। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत तफसील से इसको बयान कर चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा इसका जिक्र इसलिए कर दूँ कि इनको असना अशरी या जो अहल तशी ज़्यादा दुनिया में है, वो इनको, जैसे हुतीस के साथ मसला था, इनके साथ भी मसला था। फिर इमाम मूसा सदर ने 1973 में एक फ़तवा दिया था, और उस फतवे के नतीजे में, अच्छा, उस फतवे को बहुत से लोग तस्लीम करते हैं, और बहुत से लोग कहते हैं कि वो फतवा है ही नहीं, वो फतवा, उसकी ओरिजिनल कॉपी गायब है। तो वो फतवा भी एक मुतनाज़ है, लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। लेकिन अगर लेबनान में जाएँ तो वहाँ पर एक तनाज़ हमेशा चलता रहता है कि ये अलावाइट्स हैं। मतलब अगर आप जैसे हिज़्बुल्लाह के लोगों से बात करें ना, तो हिज़्बुल्लाह के जो लोग हैं वो, क्योंकि वो ज़ाहिर करीब रहे हैं बहुत ज़्यादा जो इमाम मूसा सदर के, तो वहाँ हिज़्बुल्लाह के लोगों से मैं जब भी मिला हूँ तो वो ये कहते हैं कि जी ये जो है ना, ये तो अलावाइट्स हैं, और ये तो दरमियान में मतलब वो इनको बहुत ज़्यादा कबूल नहीं करते, ठीक है। और
फिर वो पॉलिटिकल रियल पॉलिटिक्स में आके फिर वो अलग होता है कि जी तस्लीम कर लिया और ये सारा हो गया मामला, लेकिन वो एक इख्तलाफ बहरहाल मौजूद है। तीसरी बात जो है वो ये है कि अलावाइद जो हैं ये 10वें इमाम के ऊपर इनके मसाइल खड़े हुए थे, और इब्न नसर जो हैं वो एक इनके आलिम थे जिन पे जाके इख्तलाफ पैदा हुआ। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन वहाँ पे हसना अशरी के साथ इख्तलाफ पैदा हुआ और ये अलग हो गए। ये तो 3-4 बातें हो गई। उसके बाद इशू ये है कि जो 1982 में एक, अच्छा अब ये बात पार्टी 2 मुल्कों में है। बात पार्टी माजी में 2 मुल्कों में रही, शाम में और इराक में। तो इराक में अहले तशी का कत्ल किया सद्दाम हुसैन जो कि बात पार्टी का था, और बात पार्टी के अगर उधर जो हाफिजुल असद थे वो अलावाई अहले तशी, लेकिन यहाँ सद्दाम हुसैन कत्ल आम कर रहा था, जिसके नतीजे में उलमा जग चले गए और वो बहुत बड़ी तादाद में वो लिबनान में चला गया, कोई ईरान में आ गए कोई। तो एक बात पार्टी भी है, ये बात करते थे सोशलिज्म की और पैन अरबिज्म की। एक ज़माने में जमाल अब्दुल नासिर भी इस तरफ टिल्ट हो गए थे, जिसके बाद कुछ अरसे के लिए आपस में सीरिया और इजिप्ट मिले भी थे, लेकिन फिर अलग हो गए थे। लेकिन फिर जमाल अब्दुल नासिर इनसे वो जो इजिप्शियन नेशनलिज्म की तरफ ज़्यादा चले गए थे, पैन अरबिज्म को उन्होंने छोड़ दिया था। ये बात पार्टी पैन अरबिज्म की तरफ ही ये रही, लेकिन कोई अरबिज्म तो नहीं हुआ, इसमें नज़र नहीं आया हमें। एनीवे, अब हुआ ये कि जो यहाँ पर बात पार्टी थी उन्होंने किया अहले तशी का कत्लेआम, और जो सीरिया में चूंकि 1 पार्टी रूल ही था, तो वहाँ पर 1982 में 25,000 लोगों का, ये जो हमा शहर है, 25,000 लोगों का एक कत्लेआम हुआ, जिस पे तमाम दुनिया ने खामोशी इख्तियार की, और वो सारे सुन्नी थे और उनकी तादाद थी 25,000, 20,000 या 25,000। और अगर हम उस ज़माने का गार्डियन दिखा सकें, ये 31वीं स्लाइड, तो ये जो है वो ये रिबेलियन हमा शहर में 1982, और इसके ऊपर एक किताब भी शाये हुई है एशेज़ ऑफ हमा के नाम से। अच्छा, ये जो कत्लेआम हुआ, ये 20 से 25,000 अख़वान मुस्लिमून का कत्ल हुआ। वहाँ पे एक जो सीरिया में अख़वान की जो ब्रांच थी उसको उन्होंने कत्ल कर दिया। 31वीं स्लाइड अगर हम दिखा दें तो ये शायद शो कर दी हमने, 31, ये 1982। In a 3-week siege, Hama was razed and thousands died as Syrian security forces combed the rubble, killing surviving rebels। ठीक है, और गार्डियन ने इसको रिपोर्ट किया हुआ है, और ये जो है इसमें जो तादाद लिखी है, अगर हम इसको थोड़ा सा इस स्टोरी को आगे देखें तो इसमें तादाद जो है वो 20,000 लिखी है। 20,000, slaughtering an estimated 20,000 of his own people। अच्छा, अब ये ज़हन में रखें कि वहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और अक्सरियत जो है वो सुन्नी है।